Hello dear learners, hello and welcome back to my channel Psychology की पाठशाला, and I am back with the part 2 of emergence of psychology, right? जिसने part 1 देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, right? and जिसने नहीं देखा है वो जाकर part 1 देखे तो उनको समझ में आ जाएगा. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखना, बिकॉज विदाउट पार्ट 1 आप पार्ट 2 देख भी लोगे ना तो भी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि ये एक तरीके की हिस्ट्री है. तो इसी वजह से इफ़ यू गो एंड यू स्टडी फ्रॉम द स्टार्ट इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, और अगर आप पार्ट 2 पे आ गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट 2 देख भी सकते हो. बट मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको देख भी लोगे देन ऑल्सो पार्ट 1 देखना पहले विल बी मच बेनिफिशियल. बाकी तो पार्ट 2 ऑफ कोर्स अपलोडेड है, तो आप जब पार्ट 1 कर लो कंप्लीट आप पार्ट 2 पर आ जाओ. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं. उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला. अगर आपको अच्छा लग रहा हो व्हाटएवर लेक्चर्स आई ब्रिंग, इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू इन एनी वे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक शेयर कमेंट भी करना ऑन साइकोलॉजी की पाठशाला. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इनिशिएटिव टुवर्ड्स सोशली रेलिवेंट रिसर्च, हमें यहाँ से शुरू करना था. सो टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जो हुई 1947 में कॉलोनियल रूल से, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, कंसर्न्स में भी और कंटेंट में भी. साइकोलॉजिकल रिसर्च के देयर हैड बीन मेनी चेंजेस. एंड जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने सोशल साइंस टीचिंग या रिसर्च के बारे में इम्पोर्टेंस को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, और बहुत ही ज़्यादा होप और एक्सपेक्टेशन आ गई थी इन टर्म्स ऑफ फॉर द रोल दैट सोशल साइंसेस प्ले. ठीक है, फिर साइकोलॉजिस्ट भी रियलाइज़ करना उन्होंने शुरू किया कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सोशली रेलिवेंट रिसर्च में एंगेज हो. राइट, अब इसका क्या मतलब है कि सोशली रेलिवेंट रिसर्च में, सोशली रेलिवेंट रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है हाउ इट इज़ हेल्पिंग द सोसाइटी एज अ होल. तो साइकोलॉजिस्ट ने भी, जैसे कि पार्ट 1 में वी हैव स्टडीड कि उस टाइम पे क्या होता था कि साइकोलॉजी उनके बिफोर द कॉलोनियल रूल साइकोलॉजी उनके सिस्टम को चलाने में कहीं से भी हेल्प नहीं कर रहा था. एंड सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी फिलोसफी ये कर रहे थे. दैट्स वाई वो उतना ज़्यादा ग्रो हुए थे, बट साइकोलॉजी उतना नहीं हुआ. तो इसी वजह से सी पार्ट 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. पार्ट 1 यू कैन गो एंड वॉच, इट्स एक्सप्लेन देयर. तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर द 1947 वहाँ पे कुछ चेंजेस आए, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने भी ये रियलाइज़ किया कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशली रेलिवेंट रिसर्च में इंगेज हो. जिसका मतलब ये है कि उनकी रिसर्च कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उनको हेल्प कर पाए. ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये रियलाइज़ करना कैसे, एज एन एग्जांपल अगर आप ले तो साइकोलॉजिस्ट जो थे दे वर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू द ह्यूमन ट्रेजिडी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया. मतलब जब पार्टीशन हुआ तो जो ह्यूमन ट्रेजिडी थी साइकोलॉजिस्ट उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे. तो इससे ये कहा जा सकता है कि येस साइकोलॉजिस्ट वर ट्राइंग टू, दे वर रियलाइजिंग कि हमें भी सोशली रेलिवेंट रिसर्च करनी चाहिए. सो एज एन आफ्टरमैथ हिंदू मुस्लिम राइट्स में बहुत से लोग मारे गए, रेफ्यूजीज़ आ गए. तो बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उन पीरियड्स की जो एविडेंस्ड है, इनके कंसर्न को दिखा रही है इन द राइटिंग बिहेवियर ऑफ द मासेस. ठीक है, मतलब वो कंसर्न दिखा रही है कि क्यों ऐसा था. सो रियलाइजिंग द अर्जेंट नीड ऑफ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गार्डनर मोल्फी की सर्विसेज को लिया थ्रू उन्होंने यूनेस्को के थ्रू जो है इनकी मदद ली टू डेवलप अ रिसर्च प्रोग्राम टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ कम्युनल वायलेंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप बोल सकते हो. तो ये यहाँ पर
उन्होंने पहली बात तो उन्होंने ये दिया ह्यूमन ट्रेजिडी से रिलेटेड जो पार्टीशन के बाद हो रहा था, उसके बाद क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, राइटिंग बिहेवियर नहीं समझ पा रहे थे लोग, तो इसी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने गार्डनर मुर्फी की मदद ली यूनेस्को के थ्रू कि आप एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम डेवलप करिए ताकि हम कम्युनल वायलेंस के कॉजेस को जान पाए कि कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहा है, वाई देर इज़ अ वायलेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू, उनकी क्या मानसिकता है, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। बहुत सारे इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे दे कोलैबोरेटेड ऑन दिस प्रोजेक्ट और एक बुक निकल के आई इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये किसकी बुक थी? मुर्फी की बुक थी 1953, माइंड्स इन द माइंड्स ऑफ मैन। दे कंटिन्यूड वर्किंग इन दिस एरिया, आगे भी वो इस पे काम कर रहे थे। दूसरा एरिया जो इमर्ज हुआ इसी पीरियड में, बट वो बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड नहीं हुआ लेटर डिकेड्स में, दैट वाज काउंसलिंग एंड गाइडेंस, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस ब्यूरो पटना में था, इससे और ज़्यादा जब पटना में गाइडेंस ब्यूरो आया तो इससे और ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट हुई सिमिलर ब्यूरो की अदर स्टेट्स में। यूपी साइकोलॉजिकल ब्यूरो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, फिर जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस भी इसके थ्रू आया एंड इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फर्दर गाइडेंस मूवमेंट इन द कंट्री। हाउएवर जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो इस मूवमेंट के लिए ही जिम्मेदार नहीं था, राइट। और इस मूवमेंट को इनफ रिसर्च नहीं हुई थी इस मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग द मूवमेंट लॉट्स, तो ये ग्रो करने के बजाय ये जो मूवमेंट था ये मोमेंटम इसने खो दिया। नया डेवलपमेंट आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दैट वाज द ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी आउटसाइड द यूनिवर्सिटी सिस्टम। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम के बाहर साइकोलॉजी ग्रो हुआ कैसे? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे कमला चौधरी ने लार्ज स्केल सर्विस किया कि हम मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। सो दिस इज़ ऑल्सो ये आउटसाइड यूनिवर्सिटी वर्क है, तो आउटसाइड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी वॉज ग्रोइंग। क्लिनिकल फील्ड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसको आज हम निमहांस बोलते हैं, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ 1955 में, फॉलोड बाय द हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़ इन रांची। उसके बाद वहाँ पे हुआ रांची में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने भी फिर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ये आप साइकोलॉजी में मस्ट हैव स्टडी अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, ये सब इस आर्मी अल्फा आर्मी बीटा ये उसी से रिलेटेड है। तो ये इसमें यही बता रहे हैं कि फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में भी आया। तो बाहर कहाँ आया? फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल विंग बन के आई डिफेंस साइंस की, वो भी 1949 में इट वॉज सेटअप, राइट। इट वॉज ये विंग जो बन के आई 1949 में सेटअप हुई थी। तो बाहर जब अंदर तो साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स मोमेंटम, बट बाहर अहमदाबाद टेक्सटाइल हो गया, निमहांस हो गया, यहाँ ये आई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि 1950 में अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च हुआ, देन 1955, देन 1962, सो यू कैन अरेंज और ईयर, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। These efforts and opportunities signify the contribution which psychology could make in different domain. तो यही efforts, ये opportunities बताती है कि psychology जो है वो अपना contribution किस तरीके से अलग अलग domains में दे सकती है। Psychology as a discipline was somehow not prepared to seize these initiatives. जो poor training थी या जो replicative nature of research था, इससे real life problem लेकिन solve नहीं हो पा रही थी, right? तो बहुत कम साइकोलॉजिस्ट जो थे वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे। सो ओवरऑल ये डिसिप्लिन बहुत ही मार्जिन लेवल पर ही थी, इतना ज़्यादा अभी भी प्रोनाउंस नहीं हुआ था। जैसे जब दूसरे सोशल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट जो है वो अपना प्रेजेंस फील करवा रहे थे, वहाँ इतना ये साइकोलॉजी फिर भी नहीं हुआ था ना। रैपिड बट अनप्लान्ड एक्सपेंशन, अब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ क्या? ये इट वॉज एन अनप्लान्ड एक्सपेंशन, नाम से ही पता लग रहा है कि 50s और 60s में जो साइकोलॉजी की ग्रोथ हुई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल थी। 1956 में यूजीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर ये फंड्स प्रोवाइड किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए। सो अगेन अनदर वेरी गुड थिंग इज़ कि यूजीसी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पेपर 1। यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग। एज अ रिजल्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो थे वो 32 हो गए थे, 32, इट इंक्रीज टू 32।
तो ये जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ, दो ये इम्प्रेसिव ज़रूर था बट ये बहुत अनप्लैंड था, राइट। कोई भी ऐसी डेफिनेट एजुकेशनल पॉलिसी नहीं थी गवर्नमेंट की। ये डिपार्टमेंट्स जो थे दे वर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ जनरल एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, और कोई भी बिना किसी पर्टिकुलर एकेडमिक कंसिडरेशन के ये शुरू हो गया था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रैपिड बट अनप्लैंड एक्सपेंशन। रैपिड तो था बट बहुत ही अनप्लैंड था तरीके से हुआ। कोई भी ऐसी सीरियस थिंकिंग नहीं उसमें इन्वॉल्व थी इन डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश करने में इन टर्म्स ऑफ नीड बेस्ड स्पेशलाइजेशन। नीड बेस्ड कहते हैं ना कि ये इस चीज़ के लिए बनाओ, या ये जैसे क्लिनिकल है, और आज क्या है, क्लिनिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, मिलिट्री है, फोरेंसिक है, अलग अलग है। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसी सीरियस थिंकिंग नहीं थी कि हम इन डिपार्टमेंट्स को कैसे जो स्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये ग्रोथ होनी चालू हो गई, नेवरदलेस व्हेन इट एक्सपैंडेड, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी बनी। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जैसे नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल एंड सोशल साइकोलॉजी में इलाहाबाद को जाना जाता था, टेस्ट कंस्ट्रक्शन मैसूर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उस्मानिया, मेजरमेंट गाइडेंस है तो पटना, वर्बल लर्निंग है तो पूना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तो रूरल धीरे धीरे करके वो एक स्पेशलाइज तरीके से जाना गया कि मैसूर है तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाएगा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तो उस्मानिया हो गया, गाइडेंस है तो पटना, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे। इट डेवलप्ड अराउंड वन डोमिनेंट स्कॉलर, मतलब द पर्सन हेडिंग द डिपार्टमेंट। मतलब उस टाइम पे क्या था कि अगर एक डिपार्टमेंट है और उसमें अगर कोई एक पर्सन है जो उस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, तो वो जिस चीज़ में होगा डोमिनेंसी रखेगा, जिस सब्जेक्ट में, जिन चीज़ों में उस डिपार्टमेंट में वो पढ़ाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैसूर डिपार्टमेंट है एंड वहाँ पे कोई चीज़ है जहाँ पे हेड कोई है, द हेड इज़ ऑफ एनी टेस्ट कंस्ट्रक्शन, उनका पूरा एरिया टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, तो वो वहाँ से डोमिनेट हो जाएगा कि वहाँ पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज़ डोमिनेटेड। ये कहने का मतलब है, मतलब उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, वो डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे कि वो डिपार्टमेंट को हम किस में स्पेशलाइज करेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट है और वहाँ का कोई हेड है तो वो किस चीज़ों में स्पेशलाइज्ड है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन को सेटअप किया जाएगा। ना कि इस तरीके से कि डिपार्टमेंट इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है तो हम इस पर्सन को लेकर आए, नहीं। पहले वो पर्सन आएगा, फिर उसके बाद वो पर्सन जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है, उस डिपार्टमेंट को उस चीज़ का नाम दिया जाएगा। सो दिस इज अगेन अनप्लैन्ड। तो साइकोलॉजी उस समय भी और आज भी इट डेवलप्ड अराउंड पर्सनालिटीज़, और जब वो स्कॉलर्स चले गए, डिपार्ट हो गए, तो बहुत सारे सेंटर्स थे जो कोलैप्स हो गए या जिनका स्पेशलाइजेशन चेंज हो गया। फिर लेट 60s में एक कंसर्न आया कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ही उनके स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और अगर रिसर्च प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट करना है तो यूजीसी ने एक नई स्कीम चालू की, सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडी एंड सेंटर फॉर स्पेशल असिस्टेंस। इसमें 2 साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आए, उत्कल एंड इलाहाबाद। दे वर एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइकोलॉजी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया क्या था कि ऐसे डिपार्टमेंट्स डेवलप करना एज रिसर्च सेंटर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है, गोरखपुर, तिरुपति, दे वर ऑल एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ स्पेशल असिस्टेंस। मतलब लीडरशिप प्रोवाइड करना रिसर्च, टीचिंग, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी शुरू हो गए थे। एक्सचेंज प्रोग्राम्स में बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आते थे, ठीक है, और क्योंकि वो इक्विप्ड थे फ्रेशली एक्वायर्ड एक्सपर्टीज से, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे कि उनकी नॉलेज को वो समझें और अपने नेटिव सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो अगेन वेस्ट वॉज डोमिनेटिंग। अनदर न्यू डेवलपमेंट क्या था, टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे मैनेजमेंट में, मेडिकल, आज क्या है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में। So all 5 IITs have Department of Humanities and Social Sciences, जिसमें psychology एक constituent subject है with PhD programs. Even today all IITs also they have psychology as their subject. जितने भी Indian Institute of Managements हैं, उनके organizational behavior के departments हैं,
यूजी में सिखाया जाता है साइकोलॉजी, होम साइंस में, एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल कॉलेजेस में भी साइकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, ठीक है। लेकिन फिर भी इनकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कम प्रायोरिटी है, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 1970s तक ये हुआ। हाउएवर इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू कंडक्ट द रिसर्च इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, क्योंकि एक जो यूनिवर्सिटी सेटअप था वो ब्यूरोक्रेटिक था, तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट कम था, और क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे हायर एजुकेशन में, पॉलिटिकल रीजंस थे, एकेडमिक एनवायरनमेंट पूरा डिक्लाइन हो रहा था, मतलब टीचिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी बट देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर रिसर्च। सो रिसर्च इन साइकोलॉजी जो है वो इसी वजह से आउटसाइड द यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में वो शुरू हो गया, राइट। सो बहुत सारे गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एनसीईआरटी है, नीपा है, NIPCCD है, ऑल ऑफ दीज ये सेंटर्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च बन चुका है आज। नाउ कंसोलिडेशन ऑफ वेस्टर्न रिसर्च, दो मेजर स्ट्रीम्स रिसर्च के एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रो करने लगी। जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये सारे वेस्टर्न स्टडीज़ के रेप्लिकेशन थे इंडिया में, ठीक है। और इसके कुछ गुड एग्जांपल्स क्या हैं कि चैटर्जी ने एक्सपेरिमेंट्स किए इंटेंसिटी, टाइम इंटरवल, डिस्टेंस में 2 डिकेड्स तक, 20 सालों तक, ठीक है। फेचनर्स लॉ है, वर्बल कंडीशनिंग एंड द JP दास जो है उन्होंने एक डायरेक्ट अटेंशनल उसका किया, JP दास एंड मैकले है ना, अटेंशन पास मॉडल। फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क SD सिंह ने किया, सोशल बिहेवियर ऑफ रीसस मंकीज उन्होंने किया। फिर M सिंह मैसूर में, भुवनेश्वर में दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कंपेरेटिव साइकोलॉजी, मतलब ये सब इसमें इन्होंने वर्क करना चालू किया। लेकिन एक क्वांटम लीप आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी भी ओरिएंटेशन प्रीडोमिनेंटली ब्रिटिश ही था, जो अब्रॉड जा सकते थे वो लंदन, एडिनबर्ग चले गए, मेंटल टेस्टिंग में उनको ट्रेन किया गया। जब वो यहाँ पर आए तो वो दे वर प्री ऑक्यूपाइड विद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, वो इंडियन अडेप्टेशंस करना शुरू कर दिया उन्होंने, स्पीयरमैन का, बीने का, स्टैनफोर्ड बीने का, बाहर से यहाँ पर आकर। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज भी इन्वॉल्व हो गई इन द कंस्ट्रक्शन वैलिडेशन ऑफ टेस्ट अपने मिशन स्कूल्स के लिए। फिर वर्क जो था अर्ली स्टेजेस में वो कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन से में था, इन पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाने में था, एप्टीट्यूड स्किल्स बनाने में था। वेस्टर्न टेस्ट को इंडियन लैंग्वेजेस में अडाप्ट करने लग गए। देन NCERT और इन सारे टेस्ट को रिव्यू कौन करता था? NCERT करता था। और बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे, दे वर ऑल अडेप्टेशंस ऑफ वेस्टर्न टेस्ट। फिर एक पारेख एंड TV राव का था, 218 वर इन द सेक्शन ऑफ पर्सनालिटी, मोटिवेशनल वेरिएबल से रिलेटेड था सारा, राइट, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड ऑल थिंग्स। सो फ्यू जनरल ऑब्जर्वेशंस जो हैं एक आए, दे वर क्वाइट जनरल ऑब्जर्वेशंस फॉर ऑल ऑफ दीज टेस्ट। पहला ये था कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट रिक्वायर सर्टन लैंग्वेज स्किल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जिसमें कुछ लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ अर्बन एजुकेटेड सैम्पल्स के लिए ही थे, ठीक है, मतलब स्कूल कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। हाफ ऑफ द टेस्ट तो खाली स्कूल और कॉलेज लेवल बच्चों के लिए ही था। फिर उसके बाद साइकोमेट्री थ्योरी जो थी, मतलब सब कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंसेस उसमें बहुत ज़्यादा हो रहे थे। वैलिडिटी नहीं थी टेस्ट की, कि वैलिडिटी का मतलब क्या है कि द टेस्ट इज़ मेजरिंग व्हाट इट वांट्स टू मेजर, दिस इज़ नोन एज वैलिडिटी, उसमें वो कम थी, राइट। टेस्ट वैलिडिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर पेस्टोंजी ने एक सेकंड हैंडबुक टेस्ट लिखी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स थे। ये थोड़ा सा ना फॉन्ट हैज़ बीन क्वाइट, इसमें फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है। इन द नेक्स्ट वन आई विल ट्राई कि फॉन्ट बड़ा रहे। सो यूजिंग दीज टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ सर्वेस को किया गया मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स के लिए, लखनऊ में, बंगाल में, वेलोर में, राइट। फिर एपिडेमियोलॉजी, मेंटल इलनेस, डिप्रेसिव बिहेवियर, ड्रग अब्यूज, साइको सोशल एस्पेक्ट्स, ये सारे जो है धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा था।
क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो है डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस में थी। मूर्ति ने ऑब्जर्व किया कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो क्लिनिकल टेक्निक्स के यूज़ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जैसे सेंसिटाइजेशन हो गया, एवर्जन थेरेपी, फीडबैक थेरेपी, कंडीशनिंग है, बिहेवियरल थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, राइट। इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी बढ़ गया। एरिया जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ रिसेंटली वो हेल्थ साइकोलॉजी है। दैट वाज इट जो साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स का क्या रोल है हेल्थ को इफेक्ट करने में। उसके बाद अप्लाइड फील्ड भी ग्रो हुई, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप जानना 1950s-60s में। गांगुली की बुक आई थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन, इससे बोल सकते हैं कि इट स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। मैकलैंड का अचीवमेंट मोटिवेशन, इट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर लॉन्चिंग अ यूनिक एक्सपेरिमेंट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर अचीवमेंट। मतलब हैदराबाद में एक ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें मैकलैंड का थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन को एक बेसिस मान के इसको एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया था। तो फाइंडिंग्स जो थी वो बहुत ही कंक्लूसिव नहीं थी, तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इंटरेस्ट लॉस कर दिया। इंडस्ट्रियल से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक शिफ्ट हुआ, तो इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज वर्क एक्टिविटीज़ की तरफ गया सारे स्फीयर्स में। मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इससे भी इंडियन साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। थर्ड सर्वे बाय पाडकी एंड खंडालवा ऑन ऑर्गेनाइजेशनल, ये इंडियन वर्क को बहुत ज़्यादा कवर करता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द 2 चैप्टर्स। फिर कम्युनल एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा पेरेनियल प्रॉब्लम्स थी इंडिया में। मतलब जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, कास्ट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, सोशल प्रेजुडिस हो रहा था, इंटरग्रुप रिलेशन, ये मेजर रिसर्च इंटरेस्ट था उस टाइम पर। फिर पनंजपेस का एक बुक था कास्ट प्रेजुडिस इन इंडिविजुअल, इट वॉज बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट लो कास्ट मेंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AK सिंह ने एक बुक रिलीजियस आइडेंटिटी प्रेजुडिस के बारे में बात कही थी, राइट। सोशलाइजेशन और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में काम था, वो भी सब्सटैंशियल था। 2 फील्ड स्टडीज़ हुई थी उसमें, 2 अमेरिकन मिंटन इसमें हुआ। सिमिलर लाइन ऑफ वर्क आनंद लक्ष्मी ने किया, काकड़ ने सोशलाइजेशन एंड चाइल्ड रेयरिंग की, सरस्वती ने एनोटेड बिब्लियोग्राफी रखी ऑफ द वर्क जो भी 10 सालों में हुआ है उसके बारे में। सो इतना ही है इस वाले में, राइट। इसमें अभी आपका जो रिमेनिंग टॉपिक बच रहा है दैट इज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, इंडिजिनस साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन द न्यू मिलेनियम, which will be covered in the next part 3, and this entire thing will be completed। इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब कहाँ टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव ब्रॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट नीड टू बी लर्न विथ ईयर्स, विथ एवरीथिंग। बुक का नाम, किसने क्या कब कहा, कौन कब कैसे इमर्ज हुआ, 1950-60 में कैसे क्या इमर्ज हुआ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट इज़ वाई पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, और पार्ट 3 में अभी जो बच रहा है दैट विल बी कवरिंग आइडेंटिटी का क्या क्राइसिस हो रहा था, इंडिजिनस साइकोलॉजी, द रूट्स एंड साइकोलॉजी अब नए मिलेनियम में कैसी है। दिस विल बी कवर्ड इन पार्ट 3, ये पार्ट 3 में आ जाएगा आपका, राइट। सो आई होप दैट ये थोड़ा हेल्प कर रहा होगा, बिकॉज ऑफकोर्स दीज मैटर्स नहीं समझ आता कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देन आई रियलाइज कि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी से पूछे जा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो आई होप कि दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर स्टडिंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड पार्ट 3 का जल्दी ही पार्ट 3 लाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको मदद मिले। सो डू स्टडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पढ़ना, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर कोई एक स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए तो यू कैन कमेंट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दोज, ओके।